Assalamu alaikum everyone. Hopefully I'm audible. सर अब्दुलरहमान काइंडली कंफर्म कीजिएगा. जी सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू. If anyone have any question, please do ask. We will start within 2 to 3 minutes. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी मैम. सर मैंने ना आपने जो हमें असाइनमेंट दी मैंने वो बनाई है तो उसमें ना अ, मतलब मैंने टेबल के अंदर जो है ना वो डेडलाइन सेट की ना जब उसमें डेट दी तो फिर उसमें जो डेट है वो वैसे एंटर नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसको डेटाबेस में कन्वर्ट किया तो उसमें ठीक डेट है. की प्रॉपर्टी टेबल में डेट की प्रॉपर्टी ऐड की। फिर उसमें कैलेंडर आ गया, फिर वहां से उसको डेट दे दी। उसके बाद मैंने उसको दोबारा सिंपल टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो उसके अंदर ना एट द रेट आ रहा है, डेट स्टार्ट हो मतलब डेट्स भी आ रही हैं, उसमें कैलेंडर भी आ रहा है लेकिन उसमें एट द रेट भी आ रहा है डेट के साथ। था डेटाबेस में कन्वर्ट किया तो उसमें एट द रेट की ऑप्शन आ रही है. नहीं, डेटाबेस में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना तब नहीं आती, तब वो ठीक होता है लेकिन जब डेटाबेस से हम दोबारा सिंपल टेबल में कन्वर्ट करते हैं ना तब उसमें आता है एट द रेट। अच्छा, एक्चुअली जब आप फॉर्मेट चेंज करेंगे ना तो वो फिर ऑप्शन चेंज हो जाती है. क्योंकि जब फॉर्मेट आप चेंज करेंगी तो वो उसको सिंपल टेबल में जब लेके आएगा तो सिंपल टेबल में आपने डेट जो लगाई हुई है ना वो उसको एट द रेट में कन्वर्ट इसलिए कर देता है कि वो समझता है, जो सिस्टम है वो समझता है कि यहाँ पे हो सकता है किसी को मेंशन किया जा रहा हो. ठीक है. किसी डेट को मेंशन किया जा रहा है, किसी पर्सन को मेंशन किया जा रहा है, तो इसलिए ये सिस्टम का सिर्फ फॉर्मेट का इशू है और कोई इशू नहीं है. तो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसको आप उसको डेटाबेस में ही कन्वर्ट रखें. आप मुझे असाइनमेंट भेज दी आपने या भेजनी है अभी? भेजनी है, अभी भेजनी है। आप उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करके भेज दें, मैं उसको देख के तो आपको रिप्लाई कर दूंगा उस पर. चलिए ठीक ठीक है. है। जी, कल हमने कुछ ऑटोमेशन का सिस्टम के हवाले से पढ़ा था. प्रैक्टिकल इसलिए पहले कर लिया था थोड़ा सा उसका, ताकि आप लोगों में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहे कि हम ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि जो हम सारे हैं, एक ह्यूमन नेचर है कि प्रैक्टिकल काम जो है ना वो जल्दी समझ आता है थ्योरी की निस्बत. तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल आप लोगों को करवाए जाएं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे और आपकी लर्निंग भी होती रहे. तो अभी हम थोड़ी सी आज थ्योरी का भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी साथ साथ लेके चलनी है. अगर वो हमें अच्छे से नहीं आती होगी तो फिर हम कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी ज़रूरी है. तो इसलिए थ्योरी बहुत ज़रूरी है था थोड़ी थोड़ी. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट ज़रा दीजिएगा मुझे. सर अब्दुलरहमान या मैम सारा काइंडली कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, विजिबल है स्क्रीन आपकी। ओके, थैंक यू. जी, कल हमने ये थोड़ा सा कुछ पढ़ा था, इसके हवाले से बात की थी, CI/CD के हवाले से. इसका कुछ मेन कोर आइडिया भी दिया था. तो आप में से कोई इसको इलाबरेट करना चाहेगा कि ये CI/CD क्या होता है? सीडी होता है कि कोड टेस्टिंग के बाद जो है वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाता है। और ठीक है. कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर ये होता है कि मतलब कोड होता है ना हम उसको मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद उसको ऑटो ऑटोमेट करते हैं, मतलब उसको टेस्ट करते हैं। जी ठीक है, सही है. अच्छा, ये एक वर्क फ्लो दिया हुआ है, मैं आपको जरा स्क्रीन जूम कर लूं. ये देखिएगा.
ये CI/CD पाइपलाइन जो होती है ना, उसका ये वर्क फ्लो होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि प्लान होता है, देन कोडिंग होती है, देन बिल्ड और टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद CI और जो CD होता है उसमें क्या होता है, रिलीज होता है कि कोड जब टेस्ट हो जाता है फिर वो आगे रिलीज किया जाता है। वर्जन रिलीज जैसे करते हैं ना, ये वैसे ही होता है। वर्जन रिलीज होता है, फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है और देन ऑपरेट किया जाता है। ये इसका पूरा वर्क फ्लो होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो कल भी बात की थी कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो बगैर किसी हाल्ट के, बगैर किसी रुकावट के प्रॉपर कंसिस्टेंटली चलती रहे। तो इसके लिए ये वाला पाइपलाइन जो है ये उसमें मर्ज किया जाता है, ताकि इसके जरिए काम किया जाता है नई डेवलपमेंट के लिए, बग फिक्सिंग के लिए, सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट के लिए। तो ये वाली पाइपलाइन को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी कोई भी यूजर जो है वो ये कंप्लेन ना करें कि जी इस टाइम लिंक डाउन था, वेब ऐप या एप्लीकेशन काम नहीं कर रही थी। हाँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि CI/CD इंटीग्रेशन जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उसमें स्पीड, क्वालिटी और रिलायबिलिटी के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सॉफ्टवेयर की जो डिलीवरी है वो प्रॉपर चलती रहे। सी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है? अ डेवलपमेंट प्रैक्टिस वेयर डेवलपर्स फ्रीक्वेंटली इंटीग्रेट देयर कोड चेंजेस इनटू अ शेयर्ड रिपोजिटरी, ऑफ्टन मल्टीपल टाइम्स अ डे। दिन में कई दफा अगर एक डेवलपर ने कोड लिखा है, उसका कोड सही नहीं, उसमें कोई बग्स हैं, तो वो दोबारा कोई और को डेवलपर जो उसके साथ काम कर रहा है, उसका सीनियर है, वो उसको देखेगा। तो वो उसी रिपॉजिटरी में जब शेयर करते जाएंगे, जब ये सर्वर पे डिप्लॉय हो चुकी होती है, तो जो रिपॉजिटरी बेसिकली गिटहब की बनी होती हैं, वहां पे इनको हम शेयर कर रहे होते हैं कोड को, ठीक है। तो वहां पे जो सीनियर होते हैं वो फिर देखते रहते हैं, और उसमें ऑटोमेशन का सिस्टम लगा होता है। ऑटोमेशन का सिस्टम लगा होता है कि वो उसको कोड को पुल और पुश करते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो जब अगर किसी कोड में कोई बग्स आ रहे हो तो इस जाहिर बात है, अब जो एप्लीकेशन चल रही है उसमें तो कंज्यूमर को तो एक प्रॉपर वेबसाइट या प्रॉपर एप्लीकेशन चाहिए ना, जो सही तरीके से काम करती रहे, ना रुके, ठीक है। तो इसके लिए ये बैक एंड पे ये पाइपलाइन होती है, ये फिर वहां पे फायदामंद होती है कि इससे ना तो कंज्यूमर डिस्टर्ब होता है, ना ही डेवलपर डिस्टर्ब होता है, क्योंकि डेवलपर जो होते हैं वो अ, जरूरी नहीं है कि एक ही दफा में कोड लिखने से बिल्कुल प्रॉपर हो जाए, ठीक है। बाज औकात कहीं पे कोई डॉट मिस हो जाता है, कोई कोड जो है वो ठीक उसकी जैसे कि कॉन्टेक्स्ट सही नहीं होता कोड का, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मसला आ जाए तो वो प्रॉपर काम करता रहता है, आपका मेन सिस्टम जो है वहां पे इशू नहीं आता। Why it matters? Each integration is automatically verified by running automated tests and builds, ensuring that new code doesn't break the existing system, ठीक है। जब तक वो जो नया कोड लिखा जाता है, वो जब तक प्रॉपर वेरीफाइड ना हो जाए QA टीम की तरफ से, या जो उसके सीनियर डेवलपर हैं, या ऑटोमेटेड रनिंग टेस्ट को पास ना कर दे, तब तक उसको नए कोड में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, ताकि वो जो पहले कोड चल रहा है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं जी? इसकी बेनिफिट्स हैं डिटेक्ट्स एंड फिक्स बग्स अर्ली, के इससे क्या होता है कि जो बग्स हैं उनको अर्ली फिक्स किया जाता है। आपको लगता है कि जी आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर आ सकता है, या नई डेवलपमेंट आ रही है, या कोई ऐसा आपने उसमें कोई चेंजेस करनी है, तो वो आप पहले ही उसको फिक्स कर लेते हैं, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। ये भी हो सकता है, आपने शायद देखा होगा कि बाद औक़ात ये लिखा हो रहता है आपकी एप्लीकेशन पे कि फलां दिन जो है नया वर्जन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे लिखा आ रहा होता है। उसके अलावा मैंने बैंकिंग की बारहा मिस एग्जांपल दी है कि बैंकिंग एप्लीकेशन जो होती हैं वहां पे अक्सर लिखा आ रहा होता है कि इस डेट को इस टाइम से इस टाइम तक आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। तो वो इसीलिए आ रहा होता है कि वो बैक एंड पे कोई काम कर रहे होते हैं, उसको वो उन्होंने एक टास्क
किया होता है कि जी ये टास्क इस डेट तक हमने फिक्स करना ही करना है, तो उसके लिए वो पहले ही इंटीमेशन दे देते हैं लोगों को कि ये जो काम है ये इस टाइम तक हो जाना चाहिए, और हो आप इस टाइम से पहले पहले अपना कोई जरूरी काम है तो वो कर लें, इस दौरान एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही होगी। रिड्यूस इंटीग्रेशन इश्यूज जो होते हैं वो रिड्यूस किए जाते हैं। इनकरेजेस कोलेबोरेशन अमंग डेवलपर्स, डेवलपर में जो होती है कोलेबोरेशन उसको इनकरेज किया जाता है इसके जरिए। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, सॉरी, ये सीडी है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट है। कंटिन्यूस डिलीवरी इंश्योर दैट द कोड इज ऑलवेज इन अ डिप्लॉयबल स्टेट। ठीक है, कि कोड जो है वो हमेशा डिप्लॉयबल स्टेट में होगा आफ्टर पासिंग ऑल टेस्ट। जब तमाम टेस्ट वो पास कर लेगा, द कोड कैन बी मैनुअली डिप्लॉयड टू प्रोडक्शन एट एनी टाइम। तो जो कोड होता है वो किसी भी वक्त प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जाता है मैनुअली। ठीक है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट टेक्स इट अ स्टेप फर्दर बाय ऑटोमेटिंग द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। एवरी चेंज दैट passes द ऑटोमेटेड टेस्ट इज ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब वो पास कर लेता है तमाम टेस्ट को, तो उसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड किया जाता है। डिलीवरी जो होती है वो मैनुअली होती है, जो डिप्लॉयमेंट होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। देन उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है? फास्टर टाइम टू मार्केट, कि मार्केट में वो बहुत जल्दी आ जाता है, उसको कोई टाइम नहीं लगता है। जैसे ही आपने प्ले स्टोर से देखा कि कोई नई अपडेट आई है, आप उसको अपडेट कर देते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर नए वर्जन के साथ चलती रहे। रिड्यूस रिस्क ऑफ डिप्लॉयमेंट एरर, डिप्लॉयमेंट के जो एरर होते हैं वो रिड्यूस किए जाते हैं, उसके जो रिस्क होते हैं। इम्प्रूव्ड यूजर सेटिस्फेक्शन विद फ्रीक्वेंट अपडेट्स, के जो यूजर होता है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरी जो एप्लीकेशन को मैं रन कर रहा हूँ, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, ये प्रॉपर अपना काम कर रहे होते हैं, बग्स को फिक्स कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी इनहेंस कर रहे होते हैं। हाउ सी डी एंड सी आई एंड सी डी वर्क्स। डेवलपर पुश कोड टू अ शेयर्ड रिपोजिटरी। ठीक है, the system compiles the code and runs automated tests. The code is tested for functionality, performance and security. ठीक है, उसके बाद है if all tests pass, the code is deployed to staging or production environment। ये इसके 4 स्टेप होते हैं कि सबसे पहले जो को डेवलपर होते हैं वो कोड लिखते हैं, उसको फिर वो शेयर रिपोजिटरी पे पुश करते हैं। देन उसके बाद वो ऑटो सिस्टम, जो ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं उस पे उनको रन किया जाता है ताकि उनमें देखा जाए कि कोई इशू तो नहीं है। फिर वो उसको अगर वो पास कर लेते हैं, तमाम फंक्शनैलिटी के टेस्ट को पास करते हैं, परफॉर्मेंस को और सिक्योरिटी के पास कर लेते हैं, देन उसको डिप्लॉय किया जाता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सर, वर्ड है ऑटोमेशन, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी दोबारा बताइएगा। सर, ऑटोमेशन वर्ड के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी ऑटोमेट होता है कि जो ऑटो खुद ब खुद काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक कमांड दे दी है किसी चीज को, तो उसने उस पे हमने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया कि एक क्वेरी हमने रन कर दी, एक स्क्रिप्ट लिख दिया कि ये काम जो है, जैसे हम आपने अगर लूप रन किए होंगे तो लूप में हम यही कर रहे होते हैं कि हम उसमें एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये काम हो तो आप, अगर यस हो तो आप नेक्स्ट कोड को रन करें, अगर नो हो तो आप वापस पीछे वाले कोड पे चले जाएं। फॉर लूप हो गया या वाइल लूप हो गया, तो ये इसी तरह, ये ऑटोमेट भी इसी तरह किया जाता है कि वहां पे हम लगा देते हैं, स्क्रिप्ट में कंडीशन लगा देते हैं कि अगर तो जो कोडर ने लिखा है उसमें कोई बग्स निकल के आता है, कोई उसमें एरर आता है, कॉन्टेक्स्ट इशू आता है, या कोई भी आता है, आइटरेशन का कोई इशू आता है, तो आप उसको फौरन वापस कोड
बैक पुश कर दो ताकि वो कोडर को जाए कि जी ये इशू इसमें है, इसको फिक्स किया जाए। ठीक है, तो वो सारा एक स्क्रिप्ट लिख दिया जाता है ताकि जो कोड है वो बगैर किसी सिक्योरिटी के बगैर किसी टेस्ट पास किए आगे डेवलपमेंट में ना जाए। अगर डेवलपमेंट में वो बगैर इसके चला जाएगा तो वहां पे फिर कोई ना कोई एप्लीकेशन में एरर आ सकता है, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ह्यूमन आई जो है वहां पे आपको कोई ना कोई एरर ऐसे ही आपके गुजर सकता है आपकी आंखों से। ठीक है, लेकिन जो ऑटोमेट सिस्टम होते हैं वहां पे हर एक फीचर के लिए अलहदा से एक टास्क रन किया जाता है। हर लाइन के लिए एक टास्क रन होता है, जिससे वो एक एक रो को, एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से देख के फिर उसको पास करता है। तो ऑटोमेट यही होता है कि खुद ब खुद एक का हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं, तो वो खुद ब खुद उस पर काम करता रहता है कि जब तक वो कोड के सारे टेस्ट पास ना कर दे। ओके सर। जी थैंक यू। जी, इसके बाद हम देखते सर हैं ये जी। जो सारा डॉक्यूमेंट है ये आपने पूरा शेयर कराया हुआ है ना पहले? जी जी, ये शेयर किया हुआ है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी। सर जी, मैं जो आज सबमिशन थी ना आपके, जो आप लोगों ने कहा था कि उसमें जो नोशन पे काम करना है ना उसका, आपने जो प्रोजेक्ट बजट का दिया था ना, उस उसको एक दिन प्रैक्टिस करा दें। मैम आप प्रीवियस जो लेक्चर हैं आप उनको देख लीजिएगा, आपको वहां मैंने से उनको इंफॉर्मेशन देखा मिल जाए। है, जब जी एग्जीक्यूट करने देखें जाते हैं ना। मैम, मैम एक्चुअली यही होता है ना, असाइनमेंट का मकसद ही यही होता है कि अगर हम सारी प्रैक्टिस असाइनमेंट की करा देंगे तो आप लोग खुद फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें उसको थोड़ा सा इसमें इस तरह बनाया जाता है कि जो फंक्शंस हमने दिए हैं, पढ़ाए हैं सारे, आप उनको अपने तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ ट्यूटोरियल मजीद देखने पड़ेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसको हमने कैसे फिक्स करना है। तो वो तो मैंने इसलिए कर थोड़ी लिया और सी। सबमिट भी कर दिया है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि नोशन ना कंप्लीटली इतना ज्यादा ग्रास्प नहीं हुआ है। जीरा फिर भी समझ में आ रहा था। जी उसमें बने एग्जैक्टली हुए टेम्पलेट भी है, कैनवन है, ऐसा ही स्क्रम है। है, तो वो थोड़ा सा फिर भी थोड़ा समझने में आसान है। नोशन यस, का हर पार्ट बहुत ही हिडन है। एग्जैक्टली ऐसा ही है मैम, इसीलिए नोशन को ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ज्यादा जीरा पे ही फोकस रखेंगे। नोशन सिर्फ हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही यूज कर रहे हैं फिलहाल फिलहाल। लेकिन ठीक है, आहिस्ता फिर तो आहिस्ता डन है। ये, जी आहिस्ता आहिस्ता ये इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगी, आप इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में खुद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम खुद बनाने पड़ते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि जीरा में हम्म। ये आपको मिल जाते हैं सिर्फ एक टास्क रन करने से, जबकि इसमें आपको पूरा एक कोड या लिखना पड़ता है या पूरी एक थ्योरी बनानी पड़ती है कि आपने वर्क फ्लो कैसे लेके चलना है, किसको किसके साथ लिंक करना है। तो वो लिंकेज बहुत ज्यादा होती है इसमें। ओके सर। आपको ये दूसरी पीपीटी नजर आ रही है? जी ये CICD वाली ना पूरी जो है? नहीं नहीं, ये अच्छा दूसरी स्क्रीन है। ठीक है, एक मिनट जी। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों का, शेड्यूलिंग एंड वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम? जी जी। जी जी आ रही ठीक है। है। यस सर। जी अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होती है उसमें हमने पहले दिन आई थिंक पढ़ा था कि उसमें एक स्कोप होता है, उसमें रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट होती है। ठीक है,
किसी को आइडिया है स्कोप क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी? कोई आइडिया कोई बताना चाहे? जी सर। स्कोप जो है वो फाइनल जो भी आउटकम निकलना है ना, जिसको हम लेके चल रहे हैं, वो जी हमारा जी। स्कोप होता है मेन। और ठीक है। रिक्वायरमेंट उसके उसको करने के लिए जो जो चीज हमें रिक्वायर है, वो जो हम पार्ट्स बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको किस तरह लेके चलना है, इसमें कितने लोगों को इंडल्ज कराना है, वो रिक्वायरमेंट्स और मैनेजमेंट में आ जाता है। जी ठीक है। एग्जैक्टली जी ऐसा ही है कि जो स्कोप होता है वो बेसिकली डिलीवरेबल्स होती हैं, कि जो अब क्लाइंट की तरफ से आपको रिक्वायर किए गए हैं कि मुझे ये चीज़ बना के दें और आपने वो डिलीवर करना है, वो स्कोप होता है प्रोजेक्ट का। ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करने के लिए जो भी आप मैनेजमेंट करते हैं, रिक्वायर आप किसी कोई डेवलपर को आपको हायर करना पड़ता है, आपको कोई डिजाइनर हायर करना पड़ता है, आपको कोई मटेरियल चाहिए, उसके लिए कोई टूल चाहिए आपको, ये सारी रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। एजेंडा क्या है जी? एजेंडा है जी स्कोप मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट राइटिंग, ठीक है, यूएमएल डायग्राम, और जीरा डेमो क्यूए। जीरा डेमो हमने उस दिन कर लिया था। उसके बाद ये जो यूएमएल डायग्राम होते हैं, ये जो वर्क फ्लो वगैरह होते हैं, ये इनके डायग्राम्स होते हैं, ये भी मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ये भी पहले ही लिख ली जाती हैं, ताकि बाद में कोई इशू ना हो कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। ये सारी चीजें जो ये आपको प्रोजेक्ट दिया है बनाने के लिए नोशन पे, उसमें ये सारी चीजें इम्बेड हो जाती हैं, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में। उसके बाद हम फिर वर्क फ्लो जब बनाते हैं, फिर उसको जीरा पे लेके जाते हैं कि जी वहाँ पे आपका प्रॉपर प्रोजेक्ट बनता है। तो ये सारा इसका जो प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो इस तरह होता है। क्यूए जो है ये आप लोगों के लिए है कि अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन आंसर है इस आज के लेक्चर के हवाले से, तो वो आ जाएगा। प्रोजेक्ट स्कोप, ये अभी जैसे मैम ने भी बताया कि प्रोजेक्ट स्कोप इज अ क्लियरली डिफाइंड आउटलाइन ऑफ ऑल द वर्क फीचर फंक्शंस एंड डिलीवरेबल्स, ठीक है, दैट अ प्रोजेक्ट विल इंक्लूड, कि जो भी इसमें फीचर फंक्शंस और डिलीवरेबल्स होते हैं वो इस स्कोप में आते हैं। इसके लिए हमें क्लाइंट किस पे एग्री होता है जी? टीम और क्लाइंट। व्हाट विल बी बिल्ट, कि क्या बनाया जाएगा। वट वॉन्ट बी बिल्ट, कि क्या नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। वट गोल्स आर एक्सपेक्टेड, कि कौन से गोल से रिक्वायर होते हैं क्लाइंट को और जो एंड यूजर होता है। वट द प्रोजेक्ट बाउंड्रीज आर, इस प्रोजेक्ट्स की बाउंड्रीज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, कि उस प्रोजेक्ट के जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर अंदर रहकर ही हमने ये वो काम कंप्लीट करना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें कि एक क्लाइंट ने हमें कहा कि जी हमें एलएमएस बना के दें, ठीक है, एक स्कूल के लिए। तो जब हम उसे स्कूल के लिए एलएमएस बना के देंगे, तो वो बाद में अगर कह दे कि जी मुझे तो इसमें साथ एकेडमी के लिए भी कुछ रन करना था, तो वो मुझे वो भी इसी इसी में ऐड करके दें, तो वो हम उस टाइम ऐड नहीं करेंगे। हम उसके लिए अलहदा से उसे कहेंगे जी इसके लिए अलहदा से इतना टाइम लगेगा, ये कॉस्ट होगी, और नया फिर उसके लिए प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगा। बेशक वो उसी में इंटीग्रेट होगा, लेकिन प्रोजेक्ट वो नया होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर जैसे ये स्कूल के जो भी पूरे सिस्टम्स बनते हैं, तो एक रफली कितना टाइम टेकिंग होता है? और जब ये मैम मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह का सिस्टम चाहिए। एक सिंपल सिस्टम होगा तो वो एक वीक में भी बन सकता है। कम्प्लेक्स सिस्टम होगा किसी स्कूल में, जैसे हर क्लास अलग, जैसे यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है कि हर क्लास हर टीचर अलहदा होगा, उसके डिपार्टमेंट्स अलहदा होंगे, तो उसके लिए फिर टाइम टेकिंग वो काम होता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जैसे ही कोई एलएमएस सिस्टम बनता है, वो एक रफ आम सिंपल सा बना के उसको एम्बेड कर दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है, ताकि यूजर उसको इस्तेमाल करना शुरू करें, और उनका फीडबैक के लिए ऑप्शन खोल दी जाती है कि वो अपना फीडबैक देते रहें कि इसमें क्या क्या और आ सकता है। और साथ साथ जो डेवलपर होते हैं वो
उस पे मजीद काम करते रहते हैं कि इसमें क्या क्या इंटीग्रेशन होनी है। तो स्टार्ट जो होता है वो सिंपल करके उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। ये कुछ प्रैक्टिकल थे इनमें, जो कुछ में से हमने कुछ देख लिए हुए हैं, कुछ हमारे रहते हैं जो इंशाल्लाह हम मजीद अगले जो वीक्स हैं उनमें देखेंगे। जैसे अभी आप आपको ड्रा डॉट आईओ दिखा देंगे, ठीक है। गूगल शीट्स का आप सबको पता होगा, गूगल डॉक्स का भी पता होगा, उनका भी एक ओवरव्यू ले लेंगे आज इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ हमारे पास तो। और ड्रा डॉट आईओ जो होता है ये हमारे वर्क फ्लो बनाने के लिए होता है। मैं वर्क फ्लो भी दिखा देता हूँ आपको कैसे होते हैं। चेंज कंट्रोल एंड रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग, ठीक है। चेंज कंट्रोल क्या होता है जी? प्रोजेक्ट स्कोप में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चेंज कंट्रोल इज द process of handling and propose changes to the project requirement, scope or feature after the project has already started। अगर तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, और जैसे मैंने एग्जांपल दिया है एलएमएस की कि स्कूल के लिए एमएस एलएमएस चाहिए, तो क्लाइंट बाद में कहता है कि जी मुझे, अगर तो वो एप्लीकेशन का टाइम कंप्लीट हो गया तो बन गई है, फिर उसमें वो चेंज करवाता है तो वो नया प्रोजेक्ट होगा। अगर उसी टाइम के दौरान वो कहता है जी मुझे एकेडमी के लिए भी ऐड, कुछ चीजें ऐड कर दें, तो उसके लिए क्या होगा, चेंज कंट्रोल का एक परफॉर्मा जाता है जिसमें मजीद एडिशन ऐड होती है कि जी ये चीजें मुझे चाहिए, और कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। फिर उसका जो टाइम है वो भी ज्यादा हो जाता है कि अगर एक मंथ में वो डिलीवर करना है तो वो हो सकता है 1.5 से 2 महीने लग जाए। इन सिंपल वर्ड्स, sorry, what do we do when the client says एक्चुअली वी वांट टू ऐड अ टाइमर इन द क्विज टाइम? ठीक है, अगर कोई क्विज ऐप बन रही है तो सिंपल पहले कहते हैं जी कि क्लाइंट ने कहा जी मुझे क्विज ऐप बना के दे दें। फिर कुछ दिन जब काम स्टार्ट हो गया, 2-3 दिन बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि जी मुझे इसमें ना टाइमर भी ऐड करके दे दें। अभी टाइम पूरा नहीं हुआ तो वो फिर चेंज रिक्वायरमेंट में आ जाएगा, चेंज कंट्रोल में आ जाएगा। रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग क्या होता है? मीन्स मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग योर प्रोजेक्ट्स यूजर स्टोरीज, फीचर्स एंड टास्क थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। के जो आपके यूजर की स्टोरीज हैं, फीचर्स हैं, वो तमाम डेवलपमेंट के प्रोसेस में मॉनिटर हो रही होती हैं कि इन्हें मजीद क्या रिक्वायर हो सकता है, ठीक है। जो डेवलपर होते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उनके वो पहले ही कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करके रख रहे होते हैं कि हो सकता है ये चीज भी ये मांग लें, ठीक है। तो वो उनको सजेस्ट भी बात औकात कर देते हैं कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप इसमें ये भी ऐड करवा सकते हैं। इट आंसर्स which features are complete, which are still in progress, were they tested। कि जैसे अगर कोई कुछ फीचर आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो वो कौन से हैं, प्रोग्रेस कितनी हो गई है, ये तो मॉनिटरिंग में भी आ सकता है। और वर दे टेस्टेड, क्या वो जो फीचर हैं वो टेस्ट हो चुके हैं या नहीं हो चुके। देन उसके बाद है जी यूजर स्टोरी। अच्छा, यूजर स्टोरी क्या होती है? ये हमने जीरा में आई थिंक पढ़ा था, किसी को याद है कि यूजर स्टोरी हमने वहां पे बनानी होती है यूजर की तरफ से? एनीवन, कोई बताना चाहेगा? सर ये वो डिस्क्रिप्शन होती है जो हमें यूजर जो क्लाइंट है वो अपने ना प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि मैं कैसा बनवाना चाहता हूँ। जी एग्जैक्टली और ये किसके अंडर आती है, किस जो हेड है उसके बाद में आएगी ये स्टोरी? कोई मैम आयशा? सर पता नहीं। जी एक्चुअली जो स्टोरी होती है ना, ये बेसिकली एपिक के बाद आती है, ठीक है। सबसे पहले जो होता है वो एपिक होता है, फिर उसके बाद स्टोरी आती है, स्टोरी के बाद फिर टास्क आते हैं, टास्क के बाद फिर बग्स आते हैं, ठीक है। कि जो बग्स उसमें आ सकते हैं, कोई इशू आ सकते हैं, तो वो भी फिर इसमें क्रिएट होते हैं।
और टास्क जो होते हैं वो स्टोरी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं। A story, a user story is a short, simple description of a feature told from the user's point of view. ठीक है, that explains what they want and why they want। कि क्लाइंट जो है उसको एक फूड डिलीवरी ऐप चाहिए, तो वो उस पर्सपेक्टिव में सोच के बताएगा कि जो एंड यूजर है उसको इस ऐप में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। वो फिर उसको एक स्टोरी बना के देगा, एक डिस्क्रिप्शन सी बना के देगा कि मुझे ये चीज इसमें चाहिए। फॉर्मेट अजाइल स्टाइल होगा। एज अ यूजर रोल होगा, आई वांट, व्हाट दे वांट, सो सो दैट, व्हाई दे वांट इट। ठीक है, उनको ये चाहिए क्यों। एज अ स्टूडेंट आई वांट टू सबमिट अ क्विज सो दैट आई कैन सी माई स्कोर। पर्पस एंड व्हाई वी नीड इट। ठीक है, गोल क्या होगा और मैटर क्या करता है। अंडरस्टैंड द फीचर focuses on what the user actually needs, not just what the developer wants to build। ठीक है, कि डेवलपर क्या बना सकता है हमें उससे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें उससे मतलब है कि जो क्लाइंट को चाहिए, जो यूजर को चाहिए, वो क्या है। कीप रिक्वायरमेंट्स क्लियर एंड ह्यूमन फ्रेंडली, कि जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ह्यूमन फ्रेंडली रखा जाए, ताकि वो कम्प्लेक्स ना हो, इजी से जो डेवलपर है वो समझ सके। इजियर टू रीड देन टेक्निकल स्पेक्स, कि उसमें कोई ऐसे जार्गन यूज ना किए जाएं कि जो डेवलपर है वो किसी, हो सकता है कुछ ऐसे जार्गन यूज हो जाएं जो इंजीनियरिंग में यूज हो रहे हों। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में उनका मतलब कुछ और हो, जबकि इंजीनियरिंग में उनका मतलब कुछ और हो। तो इस तरह के जार्गन अगर यूज होंगे तो डेवलपर हो सकता है इंजीनियरिंग लेवल के पर्सपेक्टिव में उसको बना दे, तो वो आपका मकसद पूरा नहीं कर रही होगी। प्लान डेवलपमेंट टास्क, स्टोरीज आर ब्रोकन इनटू सब टास्क फॉर डेवलपर, क्यूए एंड यूजर इंटरफेस। कि जो स्टोरीज होती हैं उनको सब टास्क में तकसीम किया जाता है, ताकि डेवलपर, क्यूए और यूजर इंटरफेस जो डिजाइनिंग वाली टीम है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सके कि मेरे लिए क्या काम है, और क्यूए के लिए क्या काम है, डिजाइनर के लिए क्या काम है, प्लानिंग वाले के लिए। इम्प्रूव कोलैबोरेशन, हेल्प्स पीएम, डेवलपर, क्यूए, डिजाइनर स्टे अलाइंड। कि जो कोलैबोरेशन होती है, कम्युनिकेशन, उस दिन भी बताया था पहले, आई थिंक पहले या दूसरे लेक्चर में, कि कम्युनिकेशन जो है वो सबसे अहम पार्ट होती है इस पूरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। कम्युनिकेशन के बगैर आप टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सकते, तो इसलिए सबका अलाइन रहना बहुत ज़रूरी होता है। connect with value, it reminds the team why something is being built। के जो ये टीम को इसमें क्या होता है कि जो टीम को रिमाइंड करवाता रहता है कि ये जो चीज़ है ये किस मकसद के लिए बनाई जा रही है, उसकी वैल्यू ड्रिवन क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लाजमी मद्देनजर रखी जाती हैं। वाई वी नीड, ये हमें गोल और इसमें ये चीजें हमें क्यों जरूरी होती हैं। अवॉइड मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए क्यूए टेस्टिंग जो होती है वो इजी हो जाती है, और अजाइल डेवलपमेंट होती है इसमें, कि स्मूथ डेवलपमेंट हो जाती है, कि आपको कोई ज्यादा डिले नहीं होता, डेडलाइन में आप अपने टास्क को मीट कर लेते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। यूज केस डायग्राम, यूज केस डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट जरा दीजिएगा मुझे। स्क्रीन शो हो रही है। जी सर। जी, अच्छा, ये मैंने अभी लिखा है स्मॉल बजट की जो वर्क फ्लो होता है ना वो इस तरह का इस तरह होगा।
सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन एक ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सा ले लेते हैं, 1 मिनट। नहीं, ये भी नहीं, मैं सिंपल सा दिखाता हूँ आपको, ये वाला। ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जी यहाँ पे इवेंट की प्लानिंग होती है, उसके बाद टीम की फॉर्मेशन होती है। प्लानिंग और टीम फॉर्मेशन, वो प्लानिंग का ही हिस्सा होता है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर इवेंट के हवाले से कोई है तो इवेंट की प्रमोशन होगी, मार्केटिंग का काम होगा। देन उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन एंड टिकटिंग आ जाएगी, अगर कोई इवेंट की, ये इवेंट का एक प्रोसेस दिखाया गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, इवेंट एग्जीक्यूशन। और फिर पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज। ये एक वर्क फ्लो सबसे पहले बनाया जाता है, ताकि जो टीम्स हैं उनको अच्छे तरीके से पता चल सके कि हमने क्या बनाना है और इसको हम लेके किस तरह चलेंगे। ये आपको बजटिंग का एक दिखाता हूँ मैं। रिसर्च गेट पे जा रही है, सॉरी। जी जी, अगर बजटिंग का वर्क फ्लो होगा तो वो कैसा होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई इनकम रिसोर्सेज, उसके बाद एस्टिमेट इनकम आ गया। देन उसके बाद आइडेंटिफाई फिक्स्ड एक्सपेंस आ गया। देन आइडेंटिफाई वेरिएबल एक्सपेंस, जो कभी कभार होने वाले हैं, चेंज होने वाले एक्सपेंस हैं। क्रिएट अ स्पेंडिंग प्लान, उसके बाद मॉनिटर स्पेंडिंग। और इज द स्पेंडिंग विद इन बजट, क्या अगर वो बजट के अंदर था स्पेंडिंग तो यस की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे फिर लूप लगेगा तो यहाँ पे अगर वो नो में था तो वो रीवैल्यूएट की तरफ चला जाएगा। तो ये एक सिंपल सा इस तरह का वो फ्लो चार्ट बनता है। फ्लो चार्ट के लिए यूज क्या किया जाता है, ड्रा.io के नाम से एक एप्लीकेशन है, तो उसको ज्यादातर यूज किया जाता है फ्लो चार्ट्स के लिए, ताकि आप आसानी से जो भी फ्लो चार्ट है वो बना सकें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, तो इसमें टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं? अब इसमें बनाने होते हैं खुद, इसमें टेम्पलेट नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे आपने एक फ्लो चार्ट खुद ड्रा करना होता है कि इसमें हमें रिक्वायर क्या क्या है। जैसे कि अगर स्मॉल बजट ऐप है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ से देख लेते हैं यूएमएल क्या क्या है। ये यूजर आ गया, ठीक है। उसके बाद यूजर के इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, अ, इसको हम किसी ना किसी टास्क के साथ कनेक्ट करते हैं। और 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम ना इसको टास्क असाइन करते हैं। सबसे पहले एक टास्क क्या होगा कि हम उसको देते हैं कि जी इसने, 1 मिनट। एक ये टास्क हो गया। देन उसके बाद दूसरा टास्क क्रिएट करते हैं हम इसका, कि दूसरा टास्क क्या होगा इसका, सॉरी ये वाला ले लेते हैं यूजर के लिए, कि एक सैलरी वाला हो जाएगा कि उसकी सैलरी आती है। दूसरा उसके बाद उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो आ जाएगा, एक और क्रिएट करते हैं। तीसरा, कलर में चेंज कर लूँ जरा इसका, शो नहीं हो रहा सही। एक सैलरी टास्क हो जाएगा,
एक उसके एक्सपेंसेस का टास्क हो गया, उसके बाद उसकी जो सेविंग्स है वो टास्क हो गया। तो इस तरह ये पहले एक वर्क फ्लो पूरा बनेगा, ठीक है। उसमें फिर जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसके हवाले से खुद ही उस पे काम करना शुरू कर देगा, उसको वो टास्क असाइन हो जाएगा। पहले ये इसी तरह वर्क फ्लो बनता है। फिर उसके बाद जो एंड क्या कहते हैं उसको, डेवलपर है वो काम करता है उस पे, और जो क्यूए की टीम है वो यहाँ पे आ जाएगी कि वो काम कर रही होगी क्यूए की टीम। इस तरह ये सारी टीम मिलके जब काम कर रही होती हैं तो वहां फिर उसके बाद हम उसको जीरा वगैरह पे लेके जाते हैं, ताकि वहां पे हर टीम को टास्क आसानी से असाइन हो सके। जी, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये आज जितनी थ्योरी हो रही है उसके बाद कल क्या करवाएंगे आप? जी, कल का जो प्लान है आउटलाइन के हिसाब से कल देखेंगे इंशाल्लाह, कल क्या करना है, हमने कौन सा प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि प्रैक्टिकली थ्योरी, होगा ना, बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जी थ्योरी तो काफी हो गई। थ्योरी भी जरूरी है ना, थ्योरी के बगैर फिर हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, थ्योरी भी समझनी होती है। ठीक है, टूल क्या यूज होंगे जी इसमें? जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ड्रा डाट आयो मैंने दिखा दिया है वहां पे कैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ल्यूसिड चार्ट है, ये भी फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज होता है। ये भी हम देखेंगे, और कल इंशाल्लाह हम इसको भी देख लेंगे। फिर उसके बाद एक क्रीटली.com के नाम से है, ये भी फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए होता है। देन उसके बाद विजुअल पैराडाइम के ना क्या है जी के डेस्कटॉप टूल्स जो होते हैं एडवांस मॉडलिंग के लिए, वो भी यूज हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम बेसिकली ये जो सिंपल टूल हैं फ्री वाले, हम यही देख रहे होंगे यहाँ पे। वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम क्या है जी इस पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? कि जो हम एक जैसे कि एपिक था ना, एपिक हो अगर हम देखें तो एपिक है स्टूडेंट मॉड्यूल। अगर क्विज ऐप के हवाले से अगर कोई हम क्विज बना रहे हैं तो एपिक क्या है कि स्टूडेंट मॉड्यूल है। स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जो स्टोरी है वो क्या है कि जी स्टूडेंट को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें वो क्विज दे सके और अपने स्कोर को देख सके, ताकि उसको पता चले कि वो किस कहाँ पे फॉल कर रहा है उसकी। जी, उसके बाद ठीक है, ठीक। देन उसके बाद लॉगिन है, जो उसके सब टास्क हैं, टेक क्विज है, सी स्कोर है, ये उसके सब टास्क हो जाएंगे। इसी तरह जो दूसरा एपिक बनेगा वो होगा जी एडमिन मॉड्यूल। एडमिन मॉड्यूल में आगे हमें क्या चाहिए होगा, छोटे जो उसके सब टास्क हैं वो हो गया, ऐड क्वेश्चन हो गया, व्यू रिजल्ट हो गया, उसके अलावा टाइमर ऐड किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक और भी ऐड किया सकता है जी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के लिए भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम जो है इसको संभाल, बड़े जो पॉइंट हैं उनको संभाल में लेके जाते हैं, और यही चीज हम वर्क फ्लो चार्ट में बनाते हैं, और फिर इसको जीरा पे डिप्लॉय कर देते हैं, और हर एक को उसके टास्क असाइन हो जाते हैं। उसके बाद क्रिटिकल पाथ मेथड एंड गैंट चार्ट। गैंट चार्ट किसी को आइडिया है गैंट चार्ट क्या होते हैं? एनीवन? किसी को इसमें कोई आइडिया? इसमें टास्क और टाइमलाइन डिस्प्ले होती है। जी, टास्क और टाइमलाइन जो होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं इसमें गैंट चार्ट में। और ये जीरा पे भी इसी तरह टास्क और टाइमलाइन हम दिखाते हैं।
जैसा कि ये है, आई थिंक आप लोगों में से किसी को याद हो तो हमने जीरा पे भी ये थोड़ा सा एक दो लाइन क्रिएट की थी कि टाइम को हम लिस्ट में जाके बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये मंडे के लेक्चर में था। तो यहाँ पे जैसे यस। ये है कि रफ इन इलेक्ट्रिकल का जो काम है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब उस हेड के अंदर जो तीन उसके सब टास्क आ रहे हैं, रफ इन रो इन इलेक्ट्रिकल, इंस्टॉल एंड टर्मिनेट एचवीएसी इक्विपमेंट, ये तीनों इसके अंदर ही रहेंगे। इस ये वाली जो टाइम लाइन है इलेक्ट्रिकल की, ये इसके अंदर ही रहेंगे, ये इससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये तीनों इसके सब टास्क हैं। तो जैसे यहाँ पे ये टास्क कंप्लीट हो रहा है तो दूसरा उसके साथ शुरू हो रहा है, दूसरा कंप्लीट हो रहा है, दूसरा कंप्लीट होने से पहले ही तीसरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो वर्क फ्लो बना हुआ है ये अजाइल का बना हुआ है, ठीक है। अजाइल का ऐसा ही होता है कि एक अभी कंप्लीट नहीं भी हुआ तो दूसरा उसके साथ ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी पैरेलल काम कर रहे होते हैं और स्मूथ काम चल रहा होता है। तो ये अजाइल का भी इसी तरह होता है। जबकि जो वाटरफॉल का हमने दिखाया था वो इस तरह है कि पहले एक टास्क कंप्लीट होगा, यहाँ पे ये इस तरह में नहीं आ सकता अगर वाटरफॉल का होगा। जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक ये थर्ड वाला टास्क शुरू नहीं हो सकता। किसी को आइडिया है कि यहाँ पे हम मल्टीपल स्क्रीन एक ही बार में कैसे शो करते हैं जूम पे? मैम सारा, सर अब्दुलरमान। सर आप क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आई। मैंने कहा कि यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन हम एक ही विंडो में कैसे शो कर सकते हैं जूम पे। एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं इसको, तो वो बार बार मुझे स्क्रीन स्टॉप करके शेयर करनी पड़ रही है। सर आप फुल विंडो शो करवा सकते हैं ना। जस्ट अ मिनट। इंटायर विंडो सर, इंटायर विंडो। डॉक्यूमेंट स्क्रीन कहाँ पे ऑप्शन आएगी मैम? सर अच्छा, जो शेयर इंटायर। का बटन है ना, जब आपने क्लिक किया तो तीन बॉक्सेस आते हैं, उसमें जी 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 आप जी। इंटायर विंडो कर दें तो वो आपकी पूरी विंडो नजर आएगी। आप जिस भी टैब पे जाएंगे वो साथ साथ चेंज होती जाएगी स्क्रीन। जी कर दिया, अब आगे नजर। थैंक यू, थैंक यू मैम। अच्छा, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड गैंट चार्ट। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो लॉन्गेस्ट पार्ट जो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं टास्क, उनको ये शो कर रही होती है कि एक जो प्रोजेक्ट है हमारा ये मैक्सिमम कितने अरसे में कंप्लीट हो सकता है। कि अगर जैसे मैम ने अभी पूछा था क्वेश्चन कि एक एलएमएस सिस्टम बनाने के लिए कितना वक्त रिक्वायर होता है, तो हो सकता है अच्छे डेवलपर जो हैं वो एक वीक में कर लें, और जो मेरे जैसे सुस्त डेवलपर हैं जो कभी कभार काम करते हैं तो वो हो सकता है उस पर 2 से 3 महीने लगा दें कि एक टास्क कर लिया फिर छोड़ दिया फिर दूसरा कर लिया। तो इसके क्रिटिकल पाथ यही होता है कि उसको लॉन्गेस्ट टाइम कितना लग सकता है। तो ये भी डिफाइन किया जाता है जब प्रोजेक्ट का चार्टर बनता है, तो उसमें ये डिफाइन होता है कि आपने ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2 मंथ हैं, ठीक है। आप इससे पहले हमें करके दे सकते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन आपके पास ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम है। गैंट चार्ट मैंने दिखा दिया है कि उसमें जो बार होती हैं वो दिखा रही होती हैं कि कौन सी काम कितना हो गया है, उसकी प्रोग्रेस कितनी रहती है, कितनी हो गई है। जब हम इसको ये कुछ टूल्स हैं इनके जरिए डिप्लॉय करते हैं, जीरा में देखते हैं, ट्रेलो है, नोशन है, क्लिकअप है, गैंट प्रोजेक्ट है, एक्सेल या गूगल शीट्स हैं, जब यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो वो साथ प्रोग्रेस भी शो हो रही होती है। इसमें फार्मूले लगाए जाते हैं अगर एक्सेल या गूगल शीट में बनाया जाए तो। इसको हम कल इंशाल्लाह देखते हैं कि गूगल शीट्स में इसको कैसे बनाते हैं ये। और दूसरा वो जो टास्क हमने ल्यूसिड ल्यूसिड स्पार्क जो है, ये दोनों भी कल इंशाल्लाह देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको वो फार्मूला लगा के परसेंटेज दिखा रहा होता है कि जैसे जैसे वो आपकी
प्रोग्रेस आगे चलती रहती है, तो आपको साथ साथ पता चलता रहता है कि आपका कितना काम हो गया है, कितने परसेंट रहता है, कितने परसेंट मजीद आपको करना है इसमें काम। देन कनेक्टिंग टू ऑल इन जीरा। जैसे मैंने पहले कहा कि यह सारा कुछ जब बना लेते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर ली जाती है, तब इस सब को हम जीरा पे डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है। और एक फाइल में करके भी इसको अपलोड कर सकते हैं, या वहां पे उसको एपिक बना के स्टोरीज बना के उसको उस तरह भी हम कर देते हैं। तो जैसे ही वो जीरा पे जाता है, तो वहां पे आपको एक कंप्लीट पिक्चर नजर आ रही होती है कि आपका प्रोजेक्ट इस टाइम कहाँ पे है, किसको कौन सा टास्क असाइन हुआ है, कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी डिटेल आपको जीरा पे फिर मिलती है। जस्ट अ मिनट। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक टास्क कंप्लीट हुआ है 7 दिन में, 21 क्रिएट हुए हैं, ठीक है, और 21 ही अपडेट हुए हैं। ये उसकी पूरी एक समरी दिखा रहा है कि ये आपके 21 टोटल टास्क हैं, इनमें से ये आपका एक डन है, ये एक रिव्यू में है, और ये एक इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे हम इसी तरह अगर कोई अपने इस साथ नई ऐप इंस्टॉल करनी है इसमें, तो हम यहाँ से अब एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक है। एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे बहुत सारी एप्स आपको मिल जाएंगी जो इसके साथ इंटीग्रेट करती हैं जीरा के साथ, जिसमें से ये कुछ जीरा की अपनी है, ये पहली वाली 3 4, और बाकी जो है वो एक्सटर्नल हैं। ये सारी जीरा की अपनी है। जीरा की कंपनी की लूम है, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होती है, नोट्स के लिए यूज होती है। जीरा प्रोडक्ट डिस्कवरी है। जीरा सर्विस मैनेजमेंट है, सर्विस मैनेजमेंट के लिए ये यूज होती है कि आपकी जो सर्विसेज है उनको कैसे मैनेज करना है। ट्रेलो है, ये विजुअल बोर्ड के लिए यूज होती है। ठीक है। ये सारी, ये कंपास है, ये आपके कैटलॉग वगैरह के लिए यूज की जाती है। ठीक है। जो बिट बकेट है, ये कोड के लिए